नमस्कार, मैं जय कुमार झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रंजन प्रियदर्शी जी। यह पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के सहयोगी भी हैं और सहरसा विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार भी हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में और सहरसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जैसा कि आपने बोला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो यही तीन चीज आप कैसे देंगे? आपके पास क्या अलादीन का चिराग है? हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास नीति है, हमने अपने मैनिफेस्टो में जारी करेंगे। हम लोग अपनी मैनिफेस्टो में कैसे हम करेंगे। मैं झूठे वादे करके आपको बरगलाना नहीं चाहता हूँ, जनता को नहीं बरगलाना चाहता हूँ। हमारे पास है कैसे करेंगे, हमारे पास एक नीति है, हमारे पास नीयत है करने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल और एक सरकारी स्कूल, इस दो चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप समझिए थोड़ा चीज़ों को। सरकारी अस्पताल में जो स्टाफ काम करते हैं उनकी तनख्वाह प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ की तनख्वाह से कितनी गुना ज़्यादा है। उसी तरह से जो सरकारी स्कूल में शिक्षक काम करते हैं उनकी तनख्वाह एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक की तनख्वाह से कितनी गुना ज़्यादा है। तो जब आप तनख्वाह ज़्यादा ले रहे हैं तो आप वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं जो प्राइवेट वाले कम तनख्वाह में भी कर रहे हैं, और उनकी व्यवस्था देखिए और उनका काम देखिए आप। तो ये इच्छा शक्ति की कमी है किसकी? सरकार की। सरकार की जिस दिन इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी कि हमें उस तर्ज पे काम करना है और करवाना है तो ऑटोमेटिक काम होगा। और मैं बता रहा हूं आपको, ये काम हम लोग करके दिखाएंगे आपको। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारी बहुत ही नीति क्लियर है, हम लोग करके दिखाएंगे। जहां तक रही रोजगार की बात, तो रोजगार की बात भी मैं हवा में नहीं बोलूंगा मोदी जी की तरह कि हर एक साल हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे और आज हमारा जीडीपी गिर के -23.9% पे आ गया है। रोजगार, पकौड़े बेचना रोजगार नहीं होता है। आप रोजगार मुहैया कराइए हर एक पंचायत स्तर पे। आप छोटे लघु उद्योग लगाइए, सूक्ष्म उद्योग लगाइए। बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है ये काम? हर एक पंचायत में अगर आप छोटे छोटे उद्योग लगाइएगा तो उससे बहुत तरक्की धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। बड़े उद्योग की बात तो बाद में करेंगे। आज बड़े उद्योगपति यहाँ आना नहीं चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी व्यवस्था, लचर व्यवस्था के कारण जो करप्शन भरा हुआ है, आपको जमीन मुहैया कराने के लिए आज याद आया है इनको कि बियाडा की 50% जमीन आप हम देना चाहते हैं जो यहाँ उद्यम लगाना चाहते हैं। क्यों भाई? इतने दिन तक 15 साल तक आप कहाँ सोए हुए थे? आपको ये चुनावी वर्ष में ही और चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले क्यों याद आ रहा है कि हम बियाडा के जमीन को 50% कम रेट पे उद्यमियों को मुहैया कराना चाहते हैं? इतने दिन तक कहाँ सोए हुए थे? आपको वोट लेने की जरूरत है तो आप तरह तरह के स्कीम लाइएगा, तरह तरह के शिलान्यास और उद्घाटन कीजिएगा। इतने दिनों तक इन लोगों को याद नहीं आता है कि भाई जब काम करने का समय होता है तो ये लोग एसी कमरे में जाके सो रहे होते हैं, और जब चुनाव सर पे आ जाएगा तो वही काम फिर करेंगे कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। इसीलिए हमारी नीति बिल्कुल क्लियर है। हमारा मैनिफेस्टो आने का इंतजार कीजिए आप, सब चीज़ें क्लियर लिखी रहेंगी। प्रतिज्ञा पत्र जारी होगा हमारा, और बिल्कुल क्लियर कि हम अगर अपना वादा 3 साल में नहीं निभा पाएंगे तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। आपने अभी मोदी जी के पकोड़े के बारे में बात की, आपके नेता ने भी तो वड़ा पाव की बात की थी। इन दोनों में अंतर क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या अंतर है। मोदी जी कहते हैं, सबको कहा उन्होंने पकौड़े बेचिए आप, रोजगार उससे सृजन होगा। तो अब आप एमबीए करने वाले, एमबीए जो करके आए हैं स्टूडेंट या बीटेक करके आए हैं स्टूडेंट, उनको आप बोलिए पकौड़े बेलना, पकौड़े तल के बेचिए आप, तो ये कहाँ तक मुनासिब है? हमारे नेता ने जो कहा उसका आप मतलब समझिए।
उनके कहने का मतलब है कि हुनर के हिसाब से रोजगार देंगे लोगों को। अगर स्ट्रीट फूड बनाना और बेचना एक रोजगार है, तो जिसका जैसा हुनर होगा उसके हुनर के हिसाब से वड़ा पाव बेचना भी एक रोजगार हो सकता है। ये कोई गलत बात नहीं है। तो आप एमबीए करने वाले को क्यों आप नहीं बोल सकते हैं कि आप वड़ा पाव बेचिए? तो यही अंतर है, आप समझिए। मोदी जी के पकौड़े वाले बयान में और हमारे नेताजी के वड़ा पाव बेचने वाले बयान में क्या अंतर है? अगर जिस भी रोजगार के प्रति जो उनका सपोर्ट करने की व्यवस्था होगी हमारी, अगर स्ट्रीट फूड में किसी का हुनर है तो हम स्ट्रीट फूड बनाने वालों को, बेचने वालों को सपोर्ट करेंगे। अगर किसी हस्तकरघा वाले का हुनर है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। किसी चर्मकार का काम है जूता बनाना तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। एमबीए या पैरामेडिकल वाले या जो इस तरह के बेरोजगार युवक हैं उनको उसी तरह के रोजगार के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और सपोर्ट करेंगे उसको। हमने मान लिया, चलिए हमने मान लिया कि आपकी जो नीतियां हैं रोजगार को लेके वो स्पष्ट हैं, लेकिन आप फंड्स कहाँ से लाएंगे? देखिए, हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। बिहार सरकार के पास फंड्स की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। जो फंड अभी है वो सही मायने में उपयोग जनता के लिए नहीं होता है, वो उपयोग होता है इन नेताओं के, मंत्रियों के अपने पॉकेट भरने के लिए। अगर वो फंड सही से यूटिलाइज किया जाए तो उस फंड में कोई कमी नहीं है। बहुत फंड है जिनसे आप रोजगार सृजन कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अभूतपूर्व तरक्की हो सकती है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है उस फंड से। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है जो हमारे नेताओं के अंदर अभी नहीं है। आप में कैसे है? हमारे नेता और हमारी पार्टी, आप समझिए इन चीज़ों को कि हमारे अंदर कैसे है। पिछले कई दशकों से हमारे नेता पूरे बिहार में, दिल्ली में जब थे वो घूम घूम के सबकी मदद कर रहे हैं। और आज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति बेच के जनता की सेवा की थी, और दूसरे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हैं जो अपनी ज़मीन बेच के जनता की सेवा में लगा रहे हैं। दूसरा, तीसरा अगर आपकी नज़र में कोई है तो आप हमें खुद बताइए, आप पत्रकार हैं। चलिए वो सब तो ठीक है, आपने जो कहा अपने नेता के बारे में, वो नीतियों के बारे में, वो सारा जो भी आपने कहा वो सब ठीक है। आप सहरसा से हैं, वहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की जनता आपको वोट क्यों करेगी? आप अगले 5 सालों के लिए उनके लिए क्या करेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सहरसा की जनता के लिए क्या करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे पूर्व के विधायक हैं, जितने भी अधूरे काम उनके द्वारा छोड़े हुए हैं, मैं उनको अगले 6 महीने के अंदर सबसे पहले उन पे काम करवाना चाहूँगा। जैसे कि जो मुख्य सड़क है अभी चलने लायक नहीं है वो सड़कें, मैं सबसे पहले उन मुख्य सड़कों पे काम शुरू करवाऊँगा कि जो जनता को लिए सुविधाजनक हो सके, जनता उस पे आराम से उन रोडों पे चल सके। दूसरी बात, बहुत से ऐसे प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे महिला शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सबसे पहले दूसरा ये काम करूँगा कि जितने भी प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं, स्कूल्स हैं जहाँ महिला के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मैं उन शौचालयों का निर्माण करवाऊँगा। तीसरा चीज़, जो पंचायत स्तर पे एक सामुदायिक भवन होना चाहिए जहाँ पे लोग बैठ के अपनी बात कर सकें, चर्चा कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे एक सामुदायिक भवन नहीं है। तो मैं अगले 6 महीने से साल भर में ये सामुदायिक भवन भी बनवाने का काम करूँगा। उसके बाद जो उप थाना है,
उनको मुख्य थाने में बदलने का प्रयास करवाऊंगा, जिससे अपराध रुक सके और लोगों को सुख चैन और शांति की जीवन वो व्यतीत कर सके। चौथा चीज़ एक और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितने भी पीएससी हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे मेरा प्रयास रहेगा कि एक आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था अवश्य हो उसमें, ताकि लोगों को तुरंत जिले के अस्पताल में जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये हमारा एक काम रहेगा। और उसके अलावा जो मुख्य सड़क है या गांव की सड़कें हैं, उन पे सब पे सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करूंगा, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके और अपराध पे लगाम लग सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं जनता के लिए करना चाहूँगा। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। रोजगार के मुद्दे पे हमारे बहुत से बातें हैं, जो हमारी मैनिफेस्टो आएगा जब, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सहरसा की जनता से, एक बार आप हमें मौका दें और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में क्या सब चीज़ें आती हैं, और वो इच्छा शक्ति अगर उस विधायक की हो तो वो कैसे उन चीज़ों को जनता तक पहुंचा सकते हैं और उनको अच्छा काम और अच्छी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सर, अंत में आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप सत्यम न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। और सत्यम न्यूज़ को और जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रंजन प्रियदर्शी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। और ऐसे ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हम अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं जय कुमार झा, कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ, सत्यम न्यूज़।